हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकर के आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन सेशन। आज हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इंडियन पॉलिटी के जो आपके पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं, एसएससी 2022 में जो दिसंबर में पेपर हुआ है, उसकी सारी शिफ्ट्स को हम एनालाइज कर रहे हैं आजकल। इससे पहले भी एक सेशन आ चुका है पॉलिटी के क्वेश्चंस का। तो आज हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे हर एक क्वेश्चन को कैसे एनालाइज हम करें, कितनी उसमें से इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि जब अगली बार एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप अटकोगे नहीं, कहीं पे भी इस बात की गारंटी है। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है। मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं, रोज शाम को 6 बजे हमारी क्लासेस आती हैं। पूरा डिटेल्ड कोर्स ये चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। बाकी चीजें लेक्चर के बीच में डिस्कस करेंगे। फटाफट से पहले देख लेते हैं। देखिए सीजीएल 2022 कुल मिला के 40 शिफ्ट्स हुई थी, ठीक है। उसमें से एक एक क्वेश्चन छांट के आपके लिए लाया गया है और साथ ही मेंस 2023 का जो हुआ है मार्च के महीने में, तो उसके भी क्वेश्चन आने वाले। आपके सीएचएसएल की भी डेट आ चुकी है, तो सीएचएसएल एग्जाम और आपका सीजीएल एग्जाम्स और भी कितने एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं सब में ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चंस की टफनेस को समझते हैं कि क्या क्वेश्चन आया है। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद डैश। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है। देखिए सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, इसको हम डालेंगे इजी कैटेगरी में। बहुत इजी है क्वेश्चन, क्योंकि फंडामेंटल राइट से ताल्लुक रखता है और फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है एग्जाम में। पूरा लेक्चर प्लेलिस्ट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, अभिनंदन बैच की प्लेलिस्ट, ठीक है जी। अब अगर हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो इससे रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन हमारे काम की है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले आते हैं, देखिए फंडामेंटल राइट्स किस में आता है, पार्ट 3 में आता है ना। आखिरी क्लास में मैंने आपको बताया था, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आता है। अभी ये बात कर रहा है राइट टू फ्रीडम के अंदर कुल मिला के 5 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 19 जिसमें 6 तरह की फ्रीडम मिलती है। आर्टिकल नंबर 20 जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब आप कहोगे ये स्टेटमेंट तो हमारे दिमाग के ऊपर से चली गई, इसको समझा तो दो। तो बिल्कुल समझेंगे। सबसे पहले इसी स्टेटमेंट को पकड़ते हैं। चलिए, आर्टिकल नंबर 20 हमें ये फ्रीडम देता है। दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रीडम। क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यानी कि कोई जुर्म हुआ है, ठीक है, जजमेंट आ गई है। अब जो इंसान है जिसने जुर्म किया है, उसके लिए कुछ सेफगार्ड्स हैं, ठीक है। उसकी भी कोई आजादी है, उसका भी भाई राइट तो उसके लिए भी है। तो किस तरह की इनको सेफगार्ड मिलते हैं? कुल मिला के 3 सेफगार्ड इनको दिए जाते हैं। क्या क्या है वो एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, देखिए क्वेश्चन थोड़ा इन डेप्थ बनाएगा ना, तो फिर आप कहां से आंसर करोगे, ठीक है। तो इसलिए सारी चीजें पता होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल 22 में कई बार मुश्किल होती है बच्चों को, तो देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 20 के अंदर सबसे पहला है रेट्रोस्पेक्टिव। अभी बताता हूं इसका मतलब। रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, ठीक है जी। इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी कहते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि किसी इंसान ने कोई जुर्म किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी करी है, ठीक है, और उसकी सजा तब थी 6 महीना, जब उसने चोरी करी थी 6 मंथ्स की थी। और आगे जाकर के जब मुकदमा चल रहा है, उस टाइम तक नया कानून आ गया कि नहीं भाई, अब तो सजा 1 साल की मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप बताइए कि उस इंसान को सजा 6 महीने की मिलेगी या 1 साल की मिलेगी? तो यह बात है कि इसको सजा 6 महीने की ही मिलेगी, क्योंकि जब उसने वो जुर्म किया तब सजा 6 महीने की थी। यानी जब वो कोई क्राइम कर रहा है, उस वक्त उसकी क्या सजा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आगे कार्रवाई होगी। ये नहीं कि बाद में कानून बन गया, समझ गए। तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। किसी को भी ऐसे सजा नहीं मिलेगी कि साथ साथ आपने, मान लीजिए कोई उसने चीज करी है, वो उस वक्त क्राइम ही नहीं था, कानून की नजरों में बहुत सी चीजें हो सकती है, पर आगे जाके वो क्राइम हो गया, तो क्या उसे उस टाइम पे सजा दोगे कि उसने ऐसा क्यों करा? उस वक्त तो वो क्राइम नहीं था ना, समझ गए।
तो ये आपको मैंने बहुत शॉर्ट में बताया पर एकदम टू द पॉइंट बताया। अगर समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना, नहीं आया तो भी बता देना, आपको आगे बता दूंगा। दूसरा है इसमें सेफगार्ड डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी, कंफ्यूज मत होना, ये आर्टिकल 20 को ही मैं आपके सामने खोल के रख रहा हूं, कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है। डबल जियोपार्डी का सिंपल सा मतलब है किसी भी इंसान को एक जुर्म के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जाएगी, सिंपल सी बात है। इसके लिए 3 शर्तें होती हैं कि पहला उसने क्राइम किया हो, दूसरा उसके ऊपर मुकदमा चला है, और तीसरा उसे गिल्टी पाया गया और उसे सजा दे दी। ठीक है, अब दोबारा से ये प्रोसीजर दोबारा से खोल के नहीं किया जाएगा सेम क्राइम के लिए, समझ गए। तो एक अदालत ने ऑलरेडी सजा दे दी, अब उसको बार बार थोड़ी सजा मिलेगी। तो डबल जियोपार्डी ये भी एक प्रोटेक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, समझ रहे हो। और एक होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है, मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को ऐसे एनालिसिस कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि एनालिसिस का मतलब यही होता है, हम क्वेश्चन को इस तरीके से निचोड़ लेते हैं ताकि एग्जामिनर अगर चाहे भी तो कहां से सवाल बनेगा, है ना। इसी तरीके से हमारे ये सेशंस चलते हैं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन तीसरा सेफगार्ड है। अब आपको समझ में आ गया पहला कि ठीक है यार, पुराने क्राइम के लिए जब उसने क्राइम किया जितनी सजा है उतनी मिलेगी। डबल जियोपार्डी भी आ गया कि एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। अब ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है, अदालत में पुलिस को दी गई स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होती। इसका मतलब क्यों ऐसा बोला गया है, यानी कि आपसे कोई मारपीट करके जबरदस्ती करके आपको ये नहीं बोल सकता आप अपने खिलाफ ही गवाही दो। आपके पास राइट है, आप चाहे तो चुप रह सकते हैं। अगर किसी ने मर्डर किया है, ठीक है, उसके पास राइट है कि वो अपने आप को एक्सपोज ना करे। इसका मतलब क्या है कि उसके पास ये राइट है, समझ गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई डिपार्टमेंट है, अब आपने देखा होगा सीआईडी में वो क्या करते हैं, वो फोरेंसिक टेस्ट करते हैं, है ना, कि फिंगरप्रिंट मिल गए, अब इसके फिंगरप्रिंट मिलाओ तो उनको मिल जाता है कि भाई इसी ने जुर्म किया। ज्यादातर केसेस में उसमें ऐसे ही होता था, डॉक्टर सालून के होते थे, वो फिंगरप्रिंट मैच करते थे, है ना। तो अब सेल्फ इंक्रिमिनेशन का यूज करके जो मुजरिम है वो ये नहीं बच सकता कि भाई मैं तो फिंगरप्रिंट नहीं दूंगा, तो फिर क्या होगा, फिर उसकी होगी पिटाई। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर वो चीज नहीं आती कि आप फॉरेंसिक में हेल्प ना करो, बस आप अपने मुंह से अपने आप को बचा सकते हो। आप ये नहीं बोलोगे, ये काम और अथॉरिटीज का है कि वो आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करे, जो क्रिमिनल है उसके खिलाफ, समझ गए। तो ये 3 सेफगार्ड मिलते हैं। तो ये है राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल नंबर 20, और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आखिरी लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था। और ये 2 इकलौते ऐसे फंडामेंटल राइट होते हैं जो आपके इमरजेंसी के टाइम पे भी कोई नहीं छीन सकता। आर्टिकल नंबर 21A है राइट टू एजुकेशन। मैं इसलिए बोल रहा हूं इसको क्योंकि मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं लास्ट क्लास में। ये लेक्चर पूरा सुनना, उसके बाद वो वाला लेक्चर देख लेना, समझ गए। और आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, उसको हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर करेंगे। तो आपको आपका आंसर मिल चुका है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not correct about the eligibility criteria for being elected as Vice President of India? भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए पात्रता मानदंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सिंपल है, आपको पता होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, समझ गए। तो उसके लिए एक बार वाइस प्रेसिडेंट पे नजर मारते हैं फटाफट से। 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो अब देख लेते हैं अगली बार क्या पूछेगा, इससे बाहर तो जाने नहीं वाला। तो वाइस प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स हैं, पहली चीज आप ध्यान रखना, ये पार्ट 5 में आता है, संविधान के पार्ट 5 में आता है। आर्टिकल नंबर 63 से आर्टिकल नंबर 71 तक जाता है। आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है वो आर्टिकल नंबर 64 बताता है। तो ये आर्टिकल ऐसे लाइन में याद रखने। आर्टिकल नंबर 64 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो सारे काम करवाता है लोकसभा के, बिल्स को वोटिंग पे डालता है, मोशंस को वोटिंग पे डालता है, डिसिप्लिन और डेकोरम बना के रखता है, उसको हम कहते हैं स्पीकर।
और वही काम जब राज्यसभा में कोई करता है तो उसको बोला जाता है चेयरमैन, यानी कि फुल टाइम चेयरमैन होता है राज्यसभा का जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल नंबर 65 कहता है जब भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई भी वैकेंसी बनेगी किसी भी वजह से, ठीक है, मतलब कि प्रेसिडेंट मान लीजिए बीमार पड़ जाए, प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे दे, तो जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता तो कौन प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा, तो वो होंगे वाइस प्रेसिडेंट। कौन होंगे वो? वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और फिर ये वाली गद्दी कौन संभालेगा? जब ये यहां से चले जाएंगे तो इधर एक डेप्यूटी चेयरमैन भी इलेक्ट किए जाते हैं, वो बैठेंगे। समझ गए? तो ये हमने समझ लिया वाइस प्रेसिडेंट को एक नटशेल में। अब हम जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल होनी चाहिए सबके साथ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, ही शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, ही शी शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। अब ये एज का क्राइटेरिया मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों की एज कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज का कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल कम से कम, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल। अब ये अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन बना के पूछ सकता है एग्जामिनर, एक साथ आपको चारों बता दिए। और अगर आपको म्युनिसिपैलिटी या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेंबर बनना है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायत या म्युनिसिपैलिटी, तो वहां पे 21 वर्ष भी मिनिमम चल जाता है। समझ गए? तो ये एजेस आपको एज इट इज याद रखनी है। तो ये तो ठीक है सेकंड वाला। नेक्स्ट, ये भी सबके साथ कॉमन है कि दे शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो ये भी बहुत अच्छे से आपको पता है। तो अब बचा क्या? बचा फोर्थ। अब इसमें देखना है तो ये बारीकी से आपको पढ़ना है, इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ क्वेश्चंस हार्ड लेवल के हैं, कुछ इजी। इसको मैं मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में डालूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये प्रेसिडेंट के लिए होता है क्या कि ही शी शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपकी इतनी क्वालिफिकेशन कम से कम होनी चाहिए कि आप लोकसभा का मेंबर बन पाओ। पर अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए कि आप राज्यसभा का मेंबर बन सको। इधर लोकसभा नहीं आएगा। अगर इधर राज्यसभा होता तो ये लाइन ठीक हो जाती। अब ये लाइन हो गई गलत और आपसे गलत ही पूछा है, तो ये रहा आपका जवाब। देखा, एक क्वेश्चन के थ्रू हमने कितनी सारी चीजें कर ली। अब अगली बार एग्जामिनर कुछ भी उठा के वाइस प्रेसिडेंट से पूछ ले तो जवाब आपके सामने है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसके अलावा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, सोर्सेज एंड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे टॉपिक्स प्लेलिस्ट में पढ़े हैं। मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा हूं, 20 से ऊपर क्लासेस आ चुके हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूरा खत्म हो चुका है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उस प्लेलिस्ट को जाके जरूर चेक कीजिए। अभिनंदन बैच आपको मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस बाय समृद्ध सर, ठीक है। उसके अलावा और टीचर्स की भी प्लेलिस्ट है जिसमें साइंस है, इंग्लिश है और रीजनिंग है। आगे बढ़ते हैं। विच और रोज क्लासेस आ रही हैं अभी। ये लास्ट क्लास मैंने पीवाईक्यू उसकी ही ली थी, उसमें भी ऐसे ही डिस्कस किए थे आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट की बात कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे, हाई कोर्ट को खोल के रख देंगे, देखते हैं क्या पूछ लेगा एग्जामिनर। निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर से बारे में सही नहीं है। तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं, अब हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पूरा टॉपिक करेंगे तो पूरी क्लास निकल जाएगी, पर इंपॉर्टेंट चीजें। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड सबसे पहले आपको आर्टिकल जो ध्यान रखना है वो है आर्टिकल नंबर 214। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आर्टिकल नंबर 214 कहता है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट। हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। हमारे देश में टोटल कितने हाई कोर्ट है पूछ सकता है एग्जामिनर। तो कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि यार आप तो कह रहे हो हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए, पर यहां तो 25 हाई कोर्ट है और स्टेट है 28, 8 है यूनियन टेरिटरीज, तो ये सारी जुरिस्डिक्शन इनके अंदर आती है। जी हां, आर्टिकल नंबर 231 ये आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 231 और ये आर्टिकल नंबर 214, ठीक है। ये आर्टिकल भी याद रखना है। आर्टिकल नंबर 231 कहता है कि किसी भी स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का, मतलब एक किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी मतलब एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। कॉमन हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट कैसे? कॉमन हाई कोर्ट ऐसे
कि एक हाई कोर्ट के पास कम से कम 2, 3, 4 जितनी भी स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन आ जाए, ठीक है। एक ही हाई कोर्ट किसी स्टेट का दूसरी स्टेट के भी मैटर्स को देख सकता है, यूनियन टेरिटरीज भी कुछ उसके साथ आ सकती हैं, इसलिए हाई कोर्ट का नंबर कम है। एग्जाम्पल के तौर पे कलकत्ता हाई कोर्ट देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे गुवाहाटी हाई कोर्ट देख लो। अभी मैं इसके बारे में भी चलो बता ही देता हूं आपको, ताकि पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो होगी भाई हाई कोर्ट की, ठीक है। आपसे अगर पूछ ले ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है जो सबसे पहले बना था, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और फिर ये फैक्ट्स जो हैं पेपर का एनालिसिस ऐसे ही किया जाता है कि एक क्वेश्चन से हम कैसे उसके बारे में सब कुछ जान ले, एग्जामिनर यहीं से बनाएगा क्वेश्चन। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है आपका कैलकाटा हाई कोर्ट, अंग्रेजों के जमाने में बना था, उस वक्त 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। तो कैलकाटा हाई कोर्ट 1862 में बना, उसी ईयर में आके बॉम्बे भी बन गया, मद्रास भी बन गया, पर सबसे ओल्डेस्ट कैलकाटा है, ठीक है। अब नाम भी आज की डेट में वही है, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, समझ गए। अब मैं जो आपको बता रहा था, किसी भी एक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक से ज्यादा स्टेट्स पे भी हो सकती है। जुरिस्डिक्शन बोले तो कंट्रोल पावर, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की, तो कुछ ऐसे हाई कोर्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है पेपर में क्या कि दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव की जो यूनियन टेरिटरी है, इनके ऊपर कौन सा हाई कोर्ट बैठा है ना। तो बॉम्बे हाई कोर्ट है जिसके अंदर आता है महाराष्ट्र का एरिया, महाराष्ट्र आ गया। इसके अलावा इसमें गोवा भी आ जाएगा, गोवा भी एक स्टेट है। इसके अलावा इसमें दमन एंड दीव प्लस दादर एंड नागर, अब तो ये एक ही है, और दादर एंड नागर हवेली, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट से आपको ये वाली स्टेट्स याद रखनी है। और भी देख लेते हैं। बॉम्बे मैंने आपको बता दी, कैलकाटा हाई कोर्ट आपसे पूछ लेगा, ईस्ट की तरफ है ना, और वहीं पे आप देखोगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है ना, कैलकाटा वाला, यही लिखवा देता हूं, कलकत्ता हाई कोर्ट। अच्छा, इस क्लास की या किसी भी क्लास की डिटेल्ड में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, पर मैंने अभी डाली नहीं है, कमेंट सेक्शन में बोलोगे तब मैं सारी डाल दूंगा। कैलकाटा हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र आ गया, प्लस इसके अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वाला एरिया आ गया, समझ गए। तो इस तरीके से मैं एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है। और भी आप याद कर सकते हो, जैसे केरला है, ठीक है, केरला हाई कोर्ट है। केरला हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन सा एरिया आ गया, केरला तो आ ही गया, प्लस लक्षद्वीप की जो यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप, ये याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा जुरिस्डिक्शन जिस हाई कोर्ट की है वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसके अंदर कुल मिला के 4 स्टेट्स आते हैं। एक तो आ गई नागालैंड, पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं नागालैंड। एक आ गई मिजोरम, एक आ जाएगी असम, एक आ जाएगी अरुणाचल प्रदेश। बस इतना याद रख लेना। तो जुरिस्डिक्शन जो है अलग अलग स्टेट्स पे, इससे बाहर क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझ गए। अब आते हैं अपने मेन सवाल पे। सवाल क्या पूछ रहा था और हम कहां से कहां चले गए, पर ये भी आएंगे क्वेश्चन पेपर में। अच्छा, तो वो कह रहा है कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, जैसे सुप्रीम कोर्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। जुरिस्डिक्शन मतलब क्या केसेस लेता है, क्या पावर होती है हाई कोर्ट की। एपिलेट जुरिस्डिक्शन तो होती है हाई कोर्ट के पास, जो पहले पे लिखा है, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर उसके जुरिस्डिक्शन में जितने भी कोर्ट है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट आ गए, तो उनका कंट्रोल, उनका सबऑर्डिनेशन, वो सब इसके अंदर ही होते हैं, क्योंकि एक हायरार्की है ना कोर्ट्स की। सबसे नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, उसके नीचे भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, फिर इसके ऊपर हर स्टेट पे बैठा हाई कोर्ट, और सबसे अपेक्स पे बैठा है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए कहते हैं सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है यहां पे। तो समझ गए। तो पहला पॉइंट तो सही हो गया, यानी कि ये नॉट के ऑप्शन में नहीं आता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, समझ गए। सेकंड कह रहा है इट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन ठहरा सकते हैं। और यह पावर आर्टिकल नंबर 13 भी देता है, आर्टिकल नंबर 32 में भी आती है, और आर्टिकल नंबर 226 में भी आती है, जो कि है रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम हाई कोर्ट की। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तो आप चाहो तो हाई कोर्ट पे चले जाओ, आपकी मर्जी है तो सुप्रीम कोर्ट पे चले जाओ, ठीक है।
और वो बदले में आपको रिट इशू करती है। रिट लैटिन टर्म्स होती हैं जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चररी, कोवरेंटो। सारे रिट्स अच्छे से समझाए गए हैं, प्लेलिस्ट में ही लेक्चर है, 3-4 दिन पहले ही लिया था। तो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। यानी कि ये जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ना कि ये एडवाइजरी ओपिनियन नहीं देता प्रेसिडेंट को, ये वाली पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की होती है। यानी कि एक है आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, प्रेसिडेंट को अगर किसी भी तरह की लीगल एडवाइस चाहिए तो ही विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ही उसे एडवाइस दे सकता है। प्रेसिडेंट कौन सा हाई कोर्ट के पास जाएगा? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस दे सकता है, प्रेसिडेंट उस एडवाइस को माने या ना माने। तो इसको हम बोल देते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। और ये वाली पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, हाई कोर्ट के पास नहीं होती। तो नॉट के ऑप्शन में सी ठीक हो गया। देखा, तो एक ही क्वेश्चन से हाई कोर्ट हमने ऑलमोस्ट काफी चीजें पढ़ ली। चलिए आगे क्वेश्चन ज्यादा है, आगे बढ़ाते हैं। और भी क्लासेस आएंगी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, पर पक्के हो जाओगे इस बात की गारंटी है। आने वाली क्लासेस में भी स्टैटिक जीके भी आएगा आपके लिए बढ़िया। Which of the following is not mentioned as a fundamental right in the Constitution of India? फंडामेंटल राइट तो हम इतना पढ़ चुके हैं, पेपर में इतना पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित नहीं है? वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था, पर कोई बात नहीं। अब जो बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। इसका मतलब ये है चैनल सब्सक्राइब हो जाए, लाइक हो जाए और शेयर हो जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 में आते हैं। कुल मिला के 6 फंडामेंटल राइट हैं। राइट टू इक्वालिटी है, फटाफट से लिखेंगे, राइट टू इक्वालिटी। जब हमें पता लग जाएगा कौन कौन से हैं तो हम बता सकेंगे कौन सा नहीं है। तो राइट टू इक्वालिटी यही पूछा है ना, नॉट मेंशन, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी चलता है आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 के बीच में। ये आर्टिकल याद रखना है, ये ब्रैकेट आपको याद रखना है। और राइट टू फ्रीडम की बात करें तो वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। राइट टू फ्रीडम ये आ गया आपका आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध जो आपका मौलिक अधिकार है वो, ये आ गया आपके आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24, 2 ही आर्टिकल है। फिर वो सेक्युलरिज्म वाला जो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। ये आ गया आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 में। तो 4 तो मैंने आपको बता दिया। 5वां क्या कहता है? 5वां राइट है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, जो माइनॉरिटीज हैं देश की, ठीक है, उनके लिए अपनी वो स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल, ठीक है। इस तरह के राइट्स होते हैं। मात्र 2 आर्टिकल है, 29 और 30। और इन सब राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप में एक राइट बनाया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आता है आर्टिकल नंबर 32 में, जो मैंने अभी आपको बताया। इस आर्टिकल का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो और कह सकते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, हमें रेमेडी दीजिए, हमें हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। बदले में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अलग अलग तरह के ऑर्डर पास कर देगा, और उन ऑर्डर को रिट्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट की लिस्ट ये रही हमारे पास। इक्वालिटी आ गया, फ्रीडम आ गया, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, एजुकेशनल, कल्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट टू एजुकेशन इसमें आता है, फ्रीडम में आता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। राइट टू फ्रीडम ऑलरेडी दे रखा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये रहा, आपका आंसर बन जाएगा 2, राइट टू प्रॉपर्टी। और कमाल की बात यह है कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट होता था। टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे पहले, इसको हटाया गया स्पेशली। ये पहले आर्टिकल नंबर 31 में आता था। एग्जामिनर पूछ सकता है कौन से आर्टिकल में आता था? 31 में आता था। बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया, कौन सा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
कब आया ये अमेंडमेंट? 1978 में। और इसके थ्रू क्या करा, इस आर्टिकल को शिफ्ट कर दिया एक लीगल राइट के अंदर 300A। क्योंकि सरकार को अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना होता था, किसी की प्रॉपर्टी हटानी है तो क्या करे अब वो, मतलब वो तो फंडामेंटल राइट बोल के जिसकी प्रॉपर्टी जा रही है वो तो पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसको लीगल राइट बनाया गया। लीगल राइट की भी काफी वैल्यू होती है, उनको कंपनसेशन वगैरह सब मिलेगा इसके अंदर, समझ गए? ये रही सारी कहानी। इस क्वेश्चन का मैंने आपको सब कुछ बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। बता देना लेक्चर कैसे लग रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे रिवाइज कराया जा रहा है। अगर कुछ फीडबैक है तो जरूर दीजिए, हम हमेशा वेलकम करते हैं आपके फीडबैक को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इतना कर लो, इनफ रहेगा। आपका पॉलिटी वाला हिस्सा, आपका ज्योग्राफी वाला हिस्सा, आपका हिस्ट्री वाला हिस्सा सब परफेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर से सुप्रीम कोर्ट, allows it to settle disputes between the center and state and among states, CGL 2022। सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार क्षेत्र इसे केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? तो कौन सा उसका ऐसा पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास? अब अगर एग्जामिनर ये पूछ सकता है तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी पूछ सकता है। तो फटाफट से देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ बातें, बस ये नोट करते जाओ आप और साथ साथ याद करते जाओ, बढ़िया आपकी रिवीजन होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर हम रिकॉल करें क्या क्या बातें आती है, देखिए पहला सुप्रीम कोर्ट तो बना था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, पर वो प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट नहीं था। असल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है अंग्रेजों के टाइम पे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी। क्या आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये कब आई थी? 1935 में आई थी। पर इसे तब सुप्रीम कोर्ट नहीं कहते थे, इसे फेडरल कोर्ट कहते थे। इसे स्पेशली बनाया ही इसीलिए गया था कि दो स्टेट्स अगर आपस में लड़ रही हैं, किसी विवाद हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो विवाद सुलझाने के लिए इस फेडरल कोर्ट की स्थापना करी थी। बाद में इसका नाम आजादी के बाद बदल के रख दिया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की पहली सेशन पूछ ले आपसे कब हुई है, इंडिया में आजाद भारत में कब स्थापित हुआ है, तो आपका जवाब होगा 28 जनवरी 1950, संविधान लागू होने के जस्ट 2 दिन बाद। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, सुप्रीम कोर्ट चलाने के लिए सबसे ऊपर होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़े वो होते हैं, जो चीफ जस्टिस जो होते हैं, ठीक है, जज होते हैं। और उसके अलावा बाकी दूसरे अन्य जजेस भी होते हैं। कितने होते हैं, क्या होते हैं, अभी जानेंगे। तो 28 जनवरी 1950 सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम है हरिलाल जे कानिया। ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है, आपसे पेपर में पूछ लेगा। हरिलाल जे कानिया। अगर हम पहला पढ़ रहे हैं तो अभी करंट भी देख लेते हैं। करंट कौन है अभी भाई? 50th चीफ जस्टिस हैं ये, डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट ध्यान रखनी है चीज। तो इतना समझ में आ गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले ये थे, फिर बाद में ये हुए, ठीक है जी। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में और क्या चीज जान सकते हैं हम? देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट सबसे एपेक्स कोर्ट है, इससे ऊपर कोई कोर्ट है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं बाकी सब, हाई कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो एक तरह से ये ही सबसे ऊपर है। साथ ही आपके फंडामेंटल राइट का इंश्योरर है, गारंटर है। और सुप्रीम कोर्ट के बनता कैसे, सुप्रीम कोर्ट में एक तो होते हैं चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह लीजिए, प्लस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है कि 7 और जजेस होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। पर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती रहती है। अभी शायद 2019 में हुई थी, जब इसमें दोबारा से बढ़ा दिया गया है और अब इसमें प्लस 33 और जजेस है, यानी कुल मिला के 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। 34 जजेस, केसेस ही इतने पेंडिंग तब भी पड़े रहते हैं। तो 34 जजेस हैं आप कुल मिला के, समझ गए? इतना समझ में आ गया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जितने भी हैं, सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करता है, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन मिलती है, बकायदा जजेस की एक टीम होती है, उसे कॉलेजियम बोलते हैं। उसके अंदर चीफ जस्टिस बैठते हैं, साथ में 4 अन्य जजेस भी बैठते हैं। उनकी रिकमेंडेशन पे फिर सरकार पे जाती है, सरकार नाम फाइनल करती है और उसमें से एक बंदे को बनाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर बाकी जजेस भी ऐसे ही अपॉइंट होते हैं। समझ गए?
अब देख लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर 1, सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये मैं ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूं भाई, सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। अब मैं आपको ऐसे हजारों क्वेश्चन 500 क्वेश्चन कराऊं, नहीं, एक क्वेश्चन के थ्रू ही सब निचोड़ लेंगे। तो पहला होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया। आगे टेंशन मत लो, मैराथन क्लासेस लाऊंगा, साथ साथ जुड़े रहोगे, इतना कॉन्फिडेंस पा जाओगे अपने अंदर, बस सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके अलावा इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का। किस चीज में? 5 years ऑफ बीइंग अ जज, 5 years ऑफ बीइंग अ जज इन हाई कोर्ट। अब वो एक हाई कोर्ट या कंसेक्यूटिवली 2 हाई कोर्ट्स में, 3 हाई कोर्ट्स में 5 साल का जो है टेन्योर होना चाहिए। या फिर और है यहां पे, या तो ये हो या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट होने का। कहां पे भाई? हाई कोर्ट का एडवोकेट होने का। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है, या फिर आप प्रेसिडेंट की नजरों में एकदम तोप होने चाहिए, जिसे बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड, जिसने लॉ की फील्ड में कुछ बहुत ही बड़ा उखाड़ा हो, तो वो प्रेसिडेंट की नजरों में होने चाहिए ज्यूरिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो ये है कुछ क्वालिफिकेशंस सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है जी, चलिए अब हमने ये भी जान लिया। अब मेन बात आती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट करता क्या है ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर हम पावर्स को देखें तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट एक तो आता है आर्टिकल नंबर 124 के अंदर, आर्टिकल 124, और इन्हीं नंबर को आगे पीछे घुमा दो तो 214 बनता है। इसमें क्या आ रहा था? हाई कोर्ट, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 124 में आ गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को मिलती है 3 तरह की पावर। कौन कौन सी पावर? एक है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब पावर। एक होती है एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। एक होती है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी। और रिट ज्यूरिसडिक्शन इसी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट होता है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, पर आपके एग्जाम में आप लगाए आओगे आराम से। देखिए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में से आर्टिकल नंबर 131 में आपको मिल जाएगी, और एडवाइजरी तो 143 में, और इसमें सिविल और क्रिमिनल केसेस का अलग हिसाब है। ओरिजिनल का मतलब क्या है कि ये वो वाले केस होते हैं जो और कोई कोर्ट ले ही नहीं सकता। ना तो हाई कोर्ट के पास जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट, ना ही सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जा सकते। तो इन केसेस को लेने की औकात सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की होती है, यानी उसकी ओरिजिनल पावर है। अगर 2 स्टेट्स के बीच में विवाद हो जाए, या फिर 2 स्टेट एक तरफ है, एक तरफ एक स्टेट है, उनमें विवाद हो जाए, या फिर सेंटर की लड़ाई हो जाए किसी स्टेट से, लड़ाई नहीं मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको सुलझाना है, तो सेंटर की लड़ाई हो जाए किसी एक स्टेट से, कोई विवाद हो जाए, कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। या किसी यूनियन टेरिटरी की हो जाए स्टेट से, आपके सामने एग्जांपल है दिल्ली, और फिर सेंटर के बीच में लगा रहता कुछ ना कुछ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये ले लिया, या फिर केजरीवाल साहब अपने हक मांगते रहते हैं उनसे। तो ये सारे केसेस की सुनवाई कौन कर सकता है? कोई एक हाई कोर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यही उसने क्वेश्चन में पूछा है, ये कौन सी ज्यूरिसडिक्शन में आएगा? तो ये इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट अमंग स्टेट्स। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक रिट ज्यूरिसडिक्शन भी होती, जो मैंने बताया फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, कोई कानून ऐसा बना है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने लीगल ऑर्डर भेजेगा, उसी को बोलते हैं रिट। तो एक रिट ज्यूरिसडिक्शन है। रिट ज्यूरिसडिक्शन में हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, सर्चियोरी, प्रोहिबिशन बहुत अच्छे से समझाया है। छोटा सा लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ज्यादा नहीं ढूंढने की जरूरत, ऊपर प्लेलिस्ट मिलेगी। जनरल साइंस बाय समृद्ध, जनरल अवेयरनेस बाय समृद्ध सर। ठीक है, और वैसे ही जनरल साइंस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जो अभिषेक सर कराते हैं। वैसे ही रोहित सर हैं रीजनिंग के, और इंग्लिश के हैं कपिल सर। चलिए, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब वो केसेस जो अपील कर करके ऊपर आ रहे हैं, देखते हो ना मूवीज में भी, सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपील करके हाई कोर्ट से अपील करके सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, इस पे तो अच्छे से चर्चा कर ली, प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। समझ गए? तो ये थी सारी कहानी सुप्रीम कोर्ट की। फटाफट से देख लेते हैं, आर्टिकल 51 है, बस थोड़ा सा लेक्चर रह गया, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ही इसे कंटिन्यू करेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, it shall be the duty of every citizen
टू अबाइड बाय द डैश एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह डैश का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करे। अब यह बात कर रहा है भाई 51A की, तो मुझे दिख रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज। जब हमने कुछ नहीं छोड़ा तो फंडामेंटल ड्यूटीज से क्यों कुछ छोड़े? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बता देता हूं। हमारे हर सेशन 40 मिनट के करीब होते हैं, क्योंकि इतना माना जाता है कि एक बंदे का टाइम जो अटेंशन स्पैन है 40 to 45 मिनट्स का रहता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप एक गो में इस क्लास को देखें, एंड तक जाएं, ताकि हम आपके हिसाब से सोच रहे हैं, पार्ट्स में आप पढ़ लेना। फंडामेंटल ड्यूटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन आते हैं पेपर में। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा जब संविधान बना तब उसमें नहीं थे, इसको स्पेशली ऐड किया गया है। कब ऐड किया है? 1976 में। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया पता कहां से लिया है, कौन सी कंट्री से लिया है? पूछ ले तो ये यूएसएसआर से लिया था, यूएसएसआर। ठीक है, और फिर एक स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी। कौन सी कमेटी बैठी थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जो मैं फैक्ट बता रहा हूं। स्वर्ण सिंह कमेटी, इनकी रिकमेंडेशन हुई कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज को डालिए। उन्होंने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज बताई थी, उनमें से 2-3 हमने नहीं ली और कुछ ऐड करी। स्वर्ण सिंह कमेटी, और ये कौन से संशोधन के थ्रू, क्योंकि इसका अमेंडमेंट तो जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आई थी? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इस वाली एक्ट को। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। तो 1976 में आई थी, इमरजेंसी का टाइम था। और ये कौन से आर्टिकल में ऐड करी गई थी? ये रहा आपके सामने आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये नहीं दो, कई सारे हैं। 51A, और इसके लिए स्पेसिफिकली एक पार्ट बनाया गया था। जैसे पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट आया, पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी आया, और पार्ट 5 आपका यूनियन हो गया। तो इसको कहीं इनके साथ ही फिट करना था, तो बीच में इसके लिए बनाया गया स्पेशली पार्ट 4A। ये ए का मतलब है कि बाद में अमेंडमेंट के थ्रू आया। और कुल मिला के कितनी फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई? 10 फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई। अब पूछ ले कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो भाई अब 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, तो इसमें +1 हुई है। और ये जो ड्यूटी ऐड हुई है ना इसके अंदर, ये एजुकेशन पे जोर देने के लिए ऐड हुई है। बोला गया है कि हर पेरेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये ड्यूटी उठाए कि उसका बच्चा 6 से 14 साल की उम्र के बीच में एजुकेट हो पाए, यानी एजुकेशन के ऊपर डाली है। और ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट थी जिसपे एजुकेशन पे बहुत जोर दिया गया था। तो कौन सी अमेंडमेंट में डाला गया इसको? एक जो एक्स्ट्रा ऐड हुई है, ये थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में आई थी। और इसी के थ्रू राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 से फंडामेंटल राइट, इसी के थ्रू डाला गया था। समझ गए? तो ये थे वो सारे फैक्चुअल क्वेश्चन। पूछ ले एग्जामिनर क्या पूछेगा। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो इसने डायरेक्टली इनमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी को कोट करा है, देख लो, ये रही आपके सामने, यही है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो टू अबाइड बाय द, यहां आंसर हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आंसर हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिस्ट आप आराम से बैठ के देख सकते हो। यही है कि अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को आप रिस्पेक्ट करें। टू रियलाइज एंड फॉलो द एसेंशियल आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड नॉन वायलेंस। अपने कल्चर और हेरिटेज को बचाएं। संप्रभुता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, जो आपकी ये सारी फीलिंग्स है नेशन के लिए, उसको सेफ गार्ड करे। साथ में पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफ गार्ड करे। तो ऐसे करके कुल मिला के 10 ड्यूटी प्लस 1 ड्यूटी जो एजुकेशन पे जोर दे रही है वो है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी पूरा ऑलमोस्ट खत्म करवा दिया। फंडामेंटल ड्यूटीज उसी से देखो, किसी और शिफ्ट में पूछा होगा ये उसकी एक जैसे क्वेश्चन। अब आप इसका आंसर दे दोगे। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन्ड विद इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो देखा, एनालिसिस का हुआ ना फायदा। यहां पे भाग के लगाओगे आर्टिकल 51 है। समझ गए? चलिए थोड़ा सा और रह गया, इतना और देख लो। हु रन्स द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, यहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं चलता। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं।
क्या फीचर्स होते हैं कि यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कि आंसरेबल होगा, जिसकी जवाबदेही होगी वहां के लेजिस्लेचर को, वहां की पार्लियामेंट को। देखते हो ना पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाते हैं, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी। यानी कि जो मेन पावर है ना यहाँ पे, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में है। बाकी तो नॉमिनल हेड, रबर स्टैंप है प्रेसिडेंट, असली पावर इनके पास है। समझ गए? तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ना प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर होता है, प्रेसिडेंट अलग होता है लेजिस्लेचर से, यानी कि वो अलग है, संसद से अलग है। यहां पे संसद के अंदर ही होते हैं मिनिस्टर्स, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो पार्ट है पार्लियामेंट का भी, यानी कि उनकी जवाबदारी है उनकी तरफ। आगे, which of the following article states that a state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them? SSC CGL 2022, वेरी इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लेख बताता है कि कोई राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो अब आपको दिख रही है बात भेदभाव की, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि ये किससे बात हो रही है, ये इक्वालिटी की बात हो रही है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जब फंडामेंटल राइट बताया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी में मैंने एक ब्रैकेट आपको बोला था, याद कर लेना। कौन सा ब्रैकेट बोला था? आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 में। तो आप यहां तक तो पहुंच गए कि राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपको नहीं आता इसका आंसर, पर आपको सिर्फ ये ब्रैकेट याद है तो लगा लो आंसर। ये देखो, ये फायदा होता है। अब आपको साफ दिख रहा है कि आर्टिकल 15 होगा, ये सब तो दूर दूर तक नहीं है, ठीक है जी। पर हम ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम में, हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। तो राइट टू इक्वालिटी एक बार देख ही लो। आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये राइट टू इक्वालिटी वाले आर्टिकल चल रहे हैं। अगर इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, सारे लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, फिर कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में जाना और प्लेलिस्ट देखना। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जगह कम है इसलिए ऐसे मैं लिख रहा हूं, पर आई होप आपको समझ में आ जाएगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि भेदभाव नहीं करना। अगर ऐसा किया जाता है, सरकार अगर किसी भी वे में डिस्क्रिमिनेट करती है, फंडामेंटल राइट किसके लिए आपको सिक्योर करते हैं? अगर कोई गवर्नमेंट स्टेप लेती है, स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 12 में दी हुई है, तो आर्टिकल 15 है। ये गलती से आपको 13 दिख रहा होगा, आर्टिकल 15, ठीक है। इसका आंसर आर्टिकल 15 है, यानी भेदभाव के लिए मनाही है। ना रिलीजन के बेस पे, ना रेस, ना कास्ट, ना सेक्स, ना प्लेस ऑफ बर्थ। अगर कोई स्टेट मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है, कोई गार्डन है, कोई सिनेमा हॉल है, कोई मॉल है, कोई पब्लिक टॉयलेट है, वेल्स है, टैंक्स है, उसके अंदर आप मना नहीं कर सकते। वो किसी के लिए मना नहीं होंगे, सब उसको यूज कर सकते हैं। समझ गए? पर इसको कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल सरकार सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए रिजर्वेशंस लाती हैं। जैसे अगर आप देखो आर्टिकल 15 से मैं रिलेट करके बताऊं कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन है ना, लोकल गवर्नमेंट में 1/3 रिजर्वेशन है, 1/3 रिजर्वेशन आपको मिल जाएगी वहां पे, है ना। उसी तरह बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ाई कई स्कूल्स में फ्री है, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। और ओबीसी कैटेगरीज आप देखते हो या फिर SC ST देखते हो, तो ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। समझ रहे हो? तो इस सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 16 भी सुनी लो। इक्वालिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये देखिए, इसको सुनिए पहले। इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब आप SSC का पेपर दे रहे हो, आप CDS का पेपर दे रहे हो, आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपके साथ कोई भेदभाव किया जाता है? नहीं, हर कोई भर सकता है पेपर, अगर आपका वो सेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो किसी तरीके से भेदभाव नहीं होता किसी भी लेवल पे। हर कोई एलिजिबल है अगर आप उस एज क्राइटेरिया में लाई करते हैं, आपकी वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो इसी को बोलते हैं इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
आर्टिकल 17 क्या कहता है? अब इसके अंदर भी रिजर्वेशंस आपको देखने को मिल जाती हैं। एक बहुत बड़ी मंडल कमीशन हुई थी 1979 में, बहुत बवाल हुआ था उसके पीछे, पर ओबीसी को उसके अंदर 27% रिजर्वेशन मिला, जॉब्स के अंदर भी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसीलिए हैं ताकि सब लोग एक लेवल पे आके चीजें, इसको इक्वालिटी को ये प्रमोट ही करती हैं चीजें। तो आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के लिए है ये, अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड, कोई भी करता मिला गया तो फिर एक पनिशेबल ऑफेंस है अनटचेबिलिटी। और इसी तरीके से आर्टिकल 18 की मैं अगर बात करूं, बोर्ड भर गया ना पूरा, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे अंग्रेज पहले राय बहादुर, खान बहादुर नाम के टाइटल दिया करते थे, तो वो सब अब बैन है, मतलब वो सब मना है, आप किसी को ऐसे टाइटल नहीं दे सकते क्योंकि ये भेदभाव बनाएगा, इक्वालिटी कहां रहेगी इसके बाद, समझ गए। तो ये सारी चीजें थी। अब क्वेश्चंस तो अभी और भी बचे हैं, पर मैं कहूंगा कि आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हमने बेशक कुछ लिए हैं, पर हर क्वेश्चन को खोल के हमने उसमें से 10-10, 15-15 क्वेश्चंस निकाले हैं। 1 मिनट के लिए रुक जाओ, फटाफट भागने की मत किया करो। सबसे पहले तो ये बताओ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया, इस वीडियो को शेयर किया या नहीं किया। ये चल रहा है हमारा अभिनंदन बैच। क्या है ये भाई? अभिनंदन बैच। इतने दिनों में ना आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी। टारगेट सीजीएल 2023 है, पर चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे का एग्जाम हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, सीएपीएफ हो, सबके लिए बेनिफिशियल है ये कोर्स। इसमें चल क्या रहा है भाई, इसमें अभी बताते हैं। मैं आपको करवाता हूं जनरल अवेयरनेस, रोज शाम को 6 बजे पहुंच जाया कीजिए। 6 PM मेरी क्लास आती है, 30 से 40 मिनट, 50 मिनट, इतनी देर की क्लास होती है। 6 के बाद फिर सीधा 7 बजे आएंगे आपको पढ़ाने अभिषेक सर, ये आपको साइंस पढ़ाते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पेपर में बहुत पूछी जाती है, यहां से आते हैं। फिर आते हैं आपके इंग्लिश वाले कपिल सर, ठीक है, कपिल सर लेते हैं आपका इंग्लिश, इसका भी बेहतरीन कोर्स चल रहा है, आप देखिए। ये आ गए आपके रोहित सर जो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, ये 9 बजे आती है क्लास। चाहो तो यहीं से प्रैक्टिस काफी कर जाओगे आप, मॉक टेस्ट लगाया कीजिए। और किसी तरह की कोई हेल्प कुछ भी चाहिए हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। अगली क्लास में मिलूंगा। अब मैं देखता हूँ कि शायद आपको मैं पार्लियामेंट पढ़ा दूं बीच में, फिर PYQs और ले आऊं, और इसके बाद फिर स्टैटिक जीके के बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।